हम लोग आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और आंध्र सातवाहन वंश के प्रीवियस कक्षा में भी चर्चा की गई थी। तो वहां पर आप लोगों ने देखा था कि इस वंश के जो संस्थापक थे सिमुक थे और सिमुक के बाद एक कृष्ण कान्ह आए और उसके बाद फिर सिमुक के लड़के यहाँ पर जो आए थे शातकर्णी के रूप में प्रमुख शासक के तौर पर आए। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद एक हाल नाम के शासक का भी उल्लेख मिलता है जो प्रीवियस कक्षा का विषय रहा था और उसके बाद याज्ञसेन शातकर्णी यहाँ पर प्रमुख शासक के तौर पर नजर आते हैं। तो आज आप लोगों को जो महत्वपूर्ण, इससे पहले जिसके ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे तो ऐतिहासिक स्रोत में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसका प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख और एक महत्वपूर्ण चीज के तौर पर आप लोगों ने इसको देखा था कि इसी कालखंड में दो प्रमुख पुस्तकों की रचना की गई। एक प्रमुख पुस्तक जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, इसकी रचना भी इसी कालखंड में की गई। और एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप लोगों ने असर याद करने के लिए बता दूं कि मनुस्मृति की जो रचना है वह शुंग काल में की गई। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में की गई और याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना सातवाहन काल में की गई। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दोनों ही स्मृतियों में अगर आपके पास एक कंसिक्वेंस का क्वेश्चन आता है कि दोनों स्मृति में पुरानी कौन सी स्मृति है तो आप मनुस्मृति का नाम लेंगे और याज्ञवल्क्य स्मृति उसके परवर्ती काल की, इसको ध्यान रखना है आप लोग। अब जब हम लोग बढ़ते हैं कि इस कालखंड के बाद जो महत्वपूर्ण शासक के तौर पर आते हैं तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी। देखिए, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी इसका उल्लेख होता है। गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, श्री शातकर्णी इसका उल्लेख आता है एक प्रमुख शासक के तौर पर। सातवाहनों का जो शासन के सभी शासकों की सूची है वो मत्स्य पुराण से हमको प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण से, मत्स्य पुराण में सभी शासकों की संख्या, इस वंश के सभी शासकों की संख्या 30 बतलाई गई, 30 बतलाई गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि श्री शातकर्णी यानी कि आंध्र सातवाहन वंश में कितने कुल शासकों का उल्लेख पुराणों में है तो आपका जवाब होगा 30 शासकों का उल्लेख है, ये ध्यान रखें। और लगभग 450 वर्षों का शासन काल माना जाता है, 450 वर्षों का शासन काल। अब ये तो पौराणिक दृष्टिकोण से है, लेकिन जब मैं इतिहास के तौर पर जो अति महत्वपूर्ण रहे हैं उसकी बात करता हूँ तो 2005 शासक भी ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोगों को पूर्ण अध्ययन रहना चाहिए। जैसे गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी है, इसके बाद की जो परवर्ती शासक आते हैं वशिष्ठ पुत्र श्री शातकर्णी हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं और एक हाल भी महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से। तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी इस वंश के सबसे पहले प्रतापी शासक माने जाते हैं। शक्तिशाली शासक की अगर बात करूंगा तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी से पहले जो शासक है श्री शातकर्णी वो प्रथम शासक माने जाते हैं, प्रथम शक्तिशाली। लेकिन प्रथम प्रतापी की अगर बात कर रहा हूं तो गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी माने जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि इनके घोड़े 3 समुद्रों के पानी पीते थे, ये कहा जाता है 3 समुद्रों के पानी पीते थे। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि सातवाहन वंश के शासकों ने अपना संबंध कहीं न कहीं सूर्य से जोड़ा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसी के सातवाहन वंश के समकालीन ही कलिंग के शासक खारवेल भी थे। कलिंग शासक खारवेल जो चेदी वंश के थे, उस वंश को एरा वंश कहा जाता है, एरा वंश भी। अब एरा का अर्थ चंद्रमा से होता है, तो आप इसका संदर्भ के सातवाहन अपने आप को सूर्य से संबंधित भी कर रहे थे और सूर्य के 7 वाहन हैं, 7 घोड़े, इसका अभिप्राय ये भी लेंगे 7 वाहन सूर्य के हैं तो अपने आप को इससे भी साथ ये अपने आप का संबंध स्थापित कर। और ये अनिवार्य रूप से ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ब्राह्मण धर्मावलंबी मतलब आप ये समझेंगे जो वैदिक यज्ञ था वो सातवाहनों के समय में पूर्णतः अस्तित्व में थे, ये ध्यान रखना है आपको।
पुष्यमित्र शुंग के समय से जो वैदिक धर्म थे अथवा वैदिक कर्मकांड की पद्धति उसकी शुरुआत हुई थी पुनः एक बार, जिसको कि आप पुनः स्थापना भी कह सकते हैं। और वो सातवाहन वंश के समय में प्रमुखता से थी। अब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत वर्ष में प्रथम बार भूमि दान करने की प्रथा, ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा, या भूमि दान अभी समझेंगे, ब्राह्मण नहीं, उन्होंने भिक्षुकों के लिए, बौद्धों के लिए भी दान किया था। तो भूमि दान करने की प्रथा का प्रथम उल्लेख सातवाहन कालखंड से है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भूमि दान करने के जो प्रथम उल्लेख है वो भूमि दान करने का जो प्रथम उल्लेख है वो सातवाहन शासन काल में आता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि भूमि दान केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं किया गया था, बौद्धों के लिए भी किया गया था। अब यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि सातवाहन वंश के समय में हमको ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म अथवा बौद्ध धर्म, इस दोनों पर सर्वाधिक बल दिखलाई पड़ता है। लेकिन जब कलिंग शासक की बात करते हैं, कलिंग में जो चेदी वंश था, स्वैरा वंश था या महामेघ वाहन वंश था, तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश, किस धर्म के समर्थक थे, तो आपका जवाब होगा जैन धर्म के समर्थक थे। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि उसी कालखंड में एक जगह ब्राह्मण और बौद्ध धर्म है और दूसरी जगह उसी कालखंड में कलिंग शासन खारवेल के संदर्भ में जैन धर्म है। तो यह देखेंगे, मतलब अभी भी आप देखेंगे कि समाज में मुख्य रूप से तीन वर्ग थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल, छोटा सा मैं आपका प्रक्षिप्त करता हूं कि अजित केश कंबली द्वारा जो स्थापित एक धर्म था जो कि चार्वाक दर्शन से भी प्रेरित था, अब हमारे पास आजीवक का उल्लेख नहीं मिलता है, आजीवक संप्रदाय। अब यहां पर देखना है कि आंध्र सातवाहन वंश के बाद आपके पास आजीवक संप्रदाय का अस्पष्ट रूप से वर्णन करने वाले ऐतिहासिक साक्ष्य का क्रमशः अभाव होता जाता है और इसकी जगह पर एक नवीन धर्म का उदय होता जाता है जो कि वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म के जिस रूप का उल्लेख अभी हमारे सामने में होता है, जिस रूप को आजकल हम लोग समझ रहे हैं, उसका उल्लेख गौतमी आंध्र सातवाहन वंश तक कम से कम नहीं था। इसको ध्यान रखें। अब इसका आप एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज देखेंगे, जैसे कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करते हुए बराबर दिखलाया जाता है, तो गोपियों के साथ रास लीला करते हुए कृष्ण हमको कम से कम आंध्र सातवाहन वंश तक नहीं दिखलाई पड़ते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, आदर्शवाद की अंत्य व्यक्ति के तौर पर दिखलाई पड़ते हैं, वह सर्वगुण संपन्न दिखलाई पड़ते हैं, वह धर्म के प्रणेता के तौर पर दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन गोपियों के साथ इस तरह की जो नृत्य दिखलाए गए हैं उसके साथ कृष्ण का तादात्म्य कम से कम उस कालखंड तक नहीं था। तो वैदिक धर्म की स्थापना, जो पुनः स्थापना हो रही थी, तो वैदिक काल के जो प्रमुख देव थे, अब वो प्रमुख देव क्रमशः उनका जो स्थान था वो कमजोर हो गया था और अन्य देव जो वैदिक कालखंड में गौण थे अब प्रमुख हो रहे थे। वैदिक कालखंड में जो गौण थे, जैसे रुद्र वैदिक काल का देवता, रुद्र वैदिक काल के देवता थे, अब वो शिव के रूप में स्थापित हो गए थे। रुद्र और शिव का तादात्म्य स्थापित हो गया था, रुद्र और शिव का तादात्म्य स्थापित हो गया। शिव के एक अवतार लकुलिस की चर्चा भी हुई है, लकुलिस की चर्चा भी उस समाज में थी। मतलब शैव धर्म एक विकसित धर्म के तौर पर उभर रहा था, शैव धर्म। और जहां पर वैष्णव धर्म की बात है तो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म, ये दोनों धर्म ही, भागवत धर्म और वैष्णव धर्म, ये दोनों ही वहां पर पल्लवित हो रहे थे। कालांतर में यह वैष्णव धर्म भागवत धर्म पर प्रभावी हो गया क्योंकि कृष्ण का तादात्म्य विष्णु के साथ स्थापित कर दिया गया। कृष्ण का तादात्म्य विष्णु के साथ स्थापित कर गया था। तो आप यहां पर इस चीज को देखेंगे कि
सातवाहन वंश के उत्थान में एक धार्मिक क्रांति भी निहित रूप से छुपी हुई। और आज हम लोग जिन सामाजिक नियमों की चर्चा करते हैं वह भी सातवाहन वंश में था, जिसकी शुरुआत लगभग में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल से हो गई। तो आप इसको वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के तौर पर भी देख सकते हैं, इन सात वंशों का उदय। खैर अभी मैं गौतमी पुत्र से साथ करने की बात कर रहा था। स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रतापी सम्राट थे सातवाहन वंश के, और इनके जो घोड़े थे 3 समुद्रों के पानी पीते थे। 3 समुद्रों के पानी पीने का अभिप्राय आपका स्पष्ट रूप से है कि एक अरब सागर पश्चिम में स्थित, दूसरा बंगाल की खाड़ी, और तीसरा पश्चिम का समुद्र, पश्चिम बंगाल पूरा, दक्षिण का हिंद महासागर, दक्षिण का हिंद महासागर। हो सकता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हो, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह एक प्रतापी सम्राट थे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के समय में 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, उसको जरा देखेंगे। पहले इन्होंने, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में शक शासकों का उदय हो गया था, महाराष्ट्र में शक शासक का उदय हो गया था, तो शक शासक को, उसमें शक शासक के तौर पर नहपान का उल्लेख मिलता है। तो महाराष्ट्र के क्षत्रपों को इन्होंने पराजित किया। अब ये मत समझेंगे कि इनकी उपाधि सकारी की हो गई थी, सकारी की उपाधि ये नहीं थी, इनको सकारी नहीं कहा गया, सकारी हमारे गुप्त वंश में कहे गए हैं। तो यहां पर एक समझेंगे आप लोग कि शक एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में थे। अब एक शक शासक और आपको बार बार उल्लेख मिलेगा, जिसका नाम था शक शासक, जो कि रुद्रदामन। इसको आप लोगों को बार बार देखना है, रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख, आपने मौर्य काल में भी पढ़ा होगा। और रुद्रदामन के बारे में जानकारी अगर किसी से पूछ दे कि रुद्रदामन कहां था, क्या था, तो आपको बस जवाब नहीं मिलेगा। अधिकांश बच्चे जो पढ़ते भी उसको भूल जाते हैं। रुद्रदामन वस्तुतः अवंती का क्षत्रप था शुरुआत में, कालांतर में यह महाक्षत्रप बना। अब इसके पीछे में एक अवंती की, इसमें रुद्रदामन ने अपने अभिलेख में अपने पिता और अपने दादा दोनों का ही उल्लेख किया, अपने पिता और अपने दादा दोनों का ही उल्लेख किया। तो अपने पिता के तौर पर वह जय दामन लिखता है, जय दामन पिता, और दादा के तौर पर वह चेष्टान अथवा चाष्टान लिखता है, चेष्टान अथवा चाष्टान लिखता है। अब यहां पर देखेंगे रुद्रदामन के पिता के तौर पर अगर आपसे पूछेंगे तो आपका जवाब होगा, पिता रुद्रदामन के पिता कौन थे, तो जय दामन थे, और जय दामन के पिता कौन थे, तो चेष्टान अथवा चाष्टान थे। तो रुद्रदामन उल्लेखित करता है कि उसके पिता के पिता महाक्षत्रप थे, उल्लेख करता है। और महाक्षत्रप के बाद जय दामन क्षत्रप है। अब यहां पर इस कालखंड को आप समझेंगे कि पिता जय दामन के पिता महाक्षत्रप है, तो उस समय इनको पराजित करने वाली शक्ति कौन सी थी जो महाक्षत्रप से क्षत्रप बन गया, तो अनिवार्यतः वह शक्ति सातवाहनों की थी। सातवाहनों ने ही शकों के शक्ति को सीमित कर दिया था, लेकिन शकों का पूर्णतः उन्मूलन नहीं हो पाया था, यह भी ध्यान रखना है। और जब रुद्रदामन प्रमुख शक शासक बनते हैं तो रुद्रदामन की बहन अथवा बेटी से आंध्र सातवाहन वंश की शादी होती है। आंध्र सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी उस शादी के साक्षी रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के जो पुत्र थे वो वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी थे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने अनिवार्य रूप से चाष्टान की शक्ति, चाष्टान के बाद जय दामन की शक्ति को सीमित कर दिया था, और रुद्रदामन की बेटी से वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का एक वैवाहिक संबंध हुआ था। इससे पहले भी आपने देखा है कि सातवाहन शासकों ने नागनिका के साथ महाराष्ट्र की नागनिका के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके महाराष्ट्र के क्षत्रपों से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की।
तो यहाँ पर भी एक प्रश्न देखेंगे कि रुद्रदामन की बेटी से वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी की गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के समक्ष शादी होती है। इसका मतलब रुद्रदामन का भी वैवाहिक संबंध, उस समय सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, तो रुद्रदामन की शक्ति भी सीमित होती है और उनकी शक्ति भी सीमित होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सुरक्षा पाते हैं। यद्यप यहाँ पर ध्यान रखना है कि शकों का पूर्णतः उन्मूलन नहीं हुआ था और आंध्र सातवाहन वंश में जैसे योग्य शासकों का अभाव होता है, ये शक के आक्रमण, अभिनव का आक्रमण या इत्यादि अन्य कारणों से इस आंध्र सातवाहन वंश का पतन हो जाता है। यहां भी ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि इसके बाद गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बाद हमारे पास एक महत्वपूर्ण शासक में है सातवाहन वंश के वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी। वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी महत्वपूर्ण शासक हैं। वशिष्ठ पुत्र, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बाद वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी। देखिए सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक रहे ना, उसमें माता का नाम शामिल रहता है, गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र इत्यादि। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं था। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन जो कहती बच्चों में आती है वो नहीं रहना चाहिए कि मात्र सत्तात्मक परिवार नहीं था। यह परिवार माता के प्रति आदर दिखाया जाता था। माता के प्रति मात्र जिसको आदर कह सकते हैं वो था। पुरुष परिवार उस समय पितृसत्तात्मक ही था, यह ध्यान रखना है। लगभग में वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी का जो शासन काल रहा है 130 वर्ष से 155 वर्ष, ईसा की 130 ईस्वी से 155 ईस्वी तक वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी का शासन काल रहा है। लगभग में 25 वर्षों का यह शासन काल रहा है। और एक अभिलेख है कन्हेरी का अभिलेख। कन्हेरी के अभिलेख से वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी की वैवाहिक संबंध का उल्लेख है रुद्रदामन की पुत्री से। रुद्रदामन की पुत्री से उल्लेख है, यह ध्यान रखना। मतलब अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी के वैवाहिक संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो आपको वर्णित करना है कन्हेरी। अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी और रुद्रदामन दोनों का संयुक्त वर्णन किस अभिलेख में आया है, तो आपको स्पष्ट रूप से वर्णित करना है कन्हेरी के अभिलेख में, यह ध्यान रखना है। अब वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी के बाद जो एक महान शासक बनते हैं तो वह यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए सातवाहन वंश के जो अंतिम सम्राट हैं जिसके बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा जा सकता है वो यज्ञश्री सातकर्णी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। उसके बाद यद्यपि बहुत सारे विजयश्री, चंद्रश्री इत्यादि राजाओं का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में तो 30 राजाओं का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में अगर पूछा जाए कि सातवाहन वंश के कितने राजाओं का उल्लेख है तो आपका जवाब होगा 30 राजाओं का उल्लेख है। कुल मिलाकर शासन कितने वर्षों का है तो आपका जवाब होगा लगभग में 450 वर्षों का शासन काल है उनका। अब यहाँ पर देखना है कि यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट के तौर पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो आते हैं तो वहां पर यज्ञश्री सातकर्णी या वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी से रिलेटेड होते हैं। तो यज्ञश्री सातकर्णी अंतिम राजा है। अब इसमें 2 जगह इनका अभिलेख प्रमुखता से मिला है। एक थाने का अभिलेख मिला है जिसको महाराष्ट्र का थाना का अभिलेख कहा जाए, और दूसरा अभिलेख मिला है नासिक का। अब इसमें जो अभिलेख मिले हैं उस अभिलेख में 2 चीजों का वर्णन है। उसको देखेंगे आप लोग कि 2 मशाल मतलब जिसको क्या कहा जाए पाल वाले 2 मस्तूले वाले जहाजों का उल्लेख मिलता है। जहाजों के इस अभिलेख से सिर्फ इतना स्पष्ट हो जाता है कि उस समय समुद्री व्यापार बहुत ही ज्यादा विकसित था। और भारतवर्ष के जो समुद्री व्यापार उस समय थे वो रोम या इत्यादि जो पश्चिमी के क्षेत्र थे उस क्षेत्रों में होता था। इसका अर्थ ये नहीं समझेंगे जो पूर्वी के क्षेत्रों में हम लोग व्यापार नहीं करते थे, पूर्वी के क्षेत्रों में भी हमारा व्यापार था। और भारतवर्ष से जो चीजें जाती थी बाहर उस जमाने में वो मोती जाता था महत्वपूर्ण रूप से। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एडवेंचरस सी,
उस पुस्तक के अज्ञात लेखक ने जो उल्लेख किया है, तो भारतवर्ष से मोती की मांग बहुत ज्यादा होती थी, भारतवर्ष से मसाले की मांग बहुत ज्यादा होती थी, भारतवर्ष से हाथी दांत की मांग बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि वहां पर और मसाले, हाथी दांत इत्यादि की प्रमुख मांग होती थी। और उसी से यह उल्लेख भी आता है, जो मध्य एशिया से जाने वाला एक चीन से, जो उसको सिल्क मार्ग कहते थे, तो सिल्क मार्ग पर भी भारतीयों का बहुत हद तक व्यापक प्रभाव था। इससे स्पष्ट होता है पेरिप्लस ऑफ द डेड सी की पुस्तक से। तो यहाँ पर देखेंगे कि सातवाहनों के समय में हमारे व्यापार समुद्र और स्थल दोनों से ही अत्यधिक उन्नत अवस्था है। तो महान मौर्यों के बाद लगभग में एक बार व्यापार की जो अंतिम, जिसको कहते हैं कि अंतिम विकास की अवस्था भी कहते हैं, तो वह सातवाहन वंश के शासन काल में थी। सातवाहन वंश के बाद पुनः एक वंश राजवंश ऐसा आता है जिस राजवंश में व्यापार अपने समुन्नत स्थिति में पहुंचा, तो गुप्त राजवंश था। खैर, जब हम सातवाहन वंश का उल्लेख कर ही रहे, तो सातवाहन वंश के समकालीन शक्तियों को भी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इतिहास में कुछ ऐसे शासक होते हैं ना, जो धूमकेतु की तरह आते हैं, इतिहास की गति में अपना प्रभाव अंकन करते हैं, लेकिन इतिहास में कोई उनका अस्थायी प्रभाव नहीं होता है। प्राचीन भारत में ऐसे बहुत सारे शासक रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे शासक है जिसका उल्लेख करना एक उल्का पिंड की तरह आना एक अवश्यंभावी घटना बन जाती है। उसमें से कुछ शासक ऐसे हैं, जैसे सिकंदर का आक्रमण था, भारतीयों ने वर्णन नहीं किया है। कोरमान का आक्रमण था, वर्णन में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रभाव तो घटना तो हुई थी। इसी तरह एक मिहिरकुल का आक्रमण था, यह भी घटना हुई थी। उसके बाद इसी तरह कलिंग नरेश खारवेल था। ये कलिंग नरेश खारवेल, जब इतिहास को आप पढ़ते हैं तो इतिहास के समकालीन घटनाओं में आपको बराबर दिखाई पड़ेगा हाथी गुम्फा अभिलेख में ऐसा कहा गया है। तो आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। कलिंग नरेश खारवेल, आज में थोड़ा बहुत जानकारी इसकी है। नाटकीय रूप से कलिंग नरेश खारवेल एक वंश के तीसरे शासक बनते हैं, जो कि महामेघवाहन वंश है। महामेघवाहन वंश, देखिए, इस वंश को मूल वंश जो इसका था वो चेदी वंश था। चेदी वंश था। चेदी वंश का एक शासक था महामेघवाहन, इसलिए इसको महामेघवाहन वंश भी कह दिया जाता है। यह कलिंग का मूल रूप से चेदी वंश था। कलिंग का मूल रूप से चेदी वंश था यह। और इसके जो प्रथम सम्राट थे यहाँ पर, जो प्रमुख रूप से थे, वो महामेघवाहन थे। तो इसलिए कभी कभी इसको महामेघवाहन वंश ही कह दिया जाता है। आप लोगों ने देखा है कि सातवाहन वंश के शासकों ने अपना संबंध सूर्य के साथ स्थापित किया था, सिंह के साथ स्थापित किया था। इन्होंने अपना संबंध चंद्रमा के साथ स्थापित किया था, चंद्रमा के साथ। तो कभी कभी इसलिए सोम वंश भी, इनको कुछ अभिलेखों में सोम वंश या एरा वंश भी कह दिया जाता है। इसको देखेंगे तो आप इसको देखेंगे कि महामेघवाहन या चेदी वंश प्रमुखता से इनको कहा जाना चाहिए। इस वंश का पहला शासक था महामेघवाहन। दूसरा शासक इस वंश का था चेतराज। इसको आप चेदी राज भी पढ़ दे, चेदी राज। अब यहां पर इस वंश का जो तीसरा प्रमुख शासक था वो था कलिंग नरेश खारवेल। धूमकेतु की तरह उभरने वाला यह शासक था खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख इससे संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख को हम पूर्णतः सत्य माने तो हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर कोई कई चीजों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि उस अभिलेख से स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यह मगध के बृहस्पति शासक से भी अपनी चरण वंदना करवाया। बृहस्पति यानी कि मौर्य वंश के जो शासक, अंतिम शासक है। तो आप इस आधार पर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि इसका जो समय कालखंड था वो क्या था। तो मगध वंश के पतन में, मगध वंश मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो रहा था उस समय कलिंग नरेश खारवेल था। अथवा इतिहासकारों के बीच में समय निर्धारण के लिए कोई विवाद भी हो सकते इस आधार पर। अब देखेंगे जो खारवेल का शासन काल सिर्फ हमको 13 वर्षों का वहां पर दिखलाई पड़ता है। 13 वर्षों का, क्योंकि उस अभिलेख में 13 वर्षों के शासन काल का वर्णन है। अब उसके बाद इस वंश के शासक होंगे, लेकिन उनका कहीं हमको उल्लेख नहीं मिलता है।
तो इसलिए कहते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल, जिससे कि जो महान मौर्यों तक, मतलब उत्तर भारत तक इनकी सीमा हो गई थी, और जहां तक कहा जाता है कि पश्चिमों के शासकों को, दक्षिणों के शासकों को, और सातवाहनों से बिना भयभीत हुए सातवाहनों के क्षेत्र में भी ये प्रवेश कर चुके थे। तो आप मानते हैं कि एक महान शासक के तौर पर ये उभरे थे, लेकिन चूंकि 13 वर्षों के छोटे से कालखंड के बाद नाटकीय रूप से इनके अन्य अभिलेख नहीं मिलते, तो हम इस वंश के बारे में अत्यधिक चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इसलिए उल्का पिंड की तरह इन्हें कहा जाता है कि इतिहास में उल्का पिंड की तरह ही आए। तो अगर आपसे पूछा जाए जो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश के थे, तो आपका जवाब क्या होगा? महामेघवाहन वंश या चेदी वंश, इस वंश के शासक थे। अब ये प्रश्न उठता है कि किस धर्म के समर्थक थे, तो ये जैन धर्म के समर्थक थे, जैन धर्म के समर्थक थे। अब यहां पर आपको देखना है कि उस समय जो समकालीन सातवाहन शासक थे, तो सातवाहन शासक ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, वैदिक धर्म के समर्थक थे, लेकिन ये जैन धर्म के समर्थक थे। यहां पर ध्यान रखना है। इनका जो अभिलेख है वो भुवनेश्वर के समय उदयगिरी खंडागिरी की जो जगह है वहां पर उनका अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ पर कुछ चीजों को और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो क्या सातवाहन वंश के शासक अन्य धर्मों के प्रति कोई किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह रखते थे, तो आपका जवाब होगा नहीं। उन्होंने भूमि दान की जो प्रथा विकसित की वो ब्राह्मणों के लिए भी थी, और उन्होंने भिक्षुकों को, बौद्ध भिक्षुकों के लिए भी दान किया था। अमरावती के अथवा कार्ले अथवा भाजा अथवा चत्य के जो अभिलेख है, जो उस समय स्तूप का निर्माण होता है, वो सातवाहनों के समय में होता है, और विशिष्ट प्रकार की नक्काशियां भी उसमें की गई है। तो हमेशा बतलाता है कि वो सहिष्णुता का दृष्टिकोण ही रखते थे। अब हम पढ़ेंगे जो सातवाहन कालखंड में क्या था, सामाजिक परिस्थिति क्या थी उस समय, समाज में कैसे कैसे क्या क्या चल रहा था, उसको देखेंगे आप लोग। देखिए, सातवाहन वंश से पहले अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें स्पष्ट रूप से आया था कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये दो स्मृतियां हमारे पास उस समय, याज्ञवल्क्य स्मृति वहां पर आ गई, याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति का जो अंतिम, मनुस्मृति क्योंकि एक कालखंड एक वर्ष में नहीं लिखी गई थी, शुंग काल से इसकी रचना स्टार्ट हो गई थी, और सातवाहन कालखंड में भी इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा ही होगा। तो मनुस्मृति में राजा को ईश्वरीय अंश माना गया है, ये ध्यान रखना है, ईश्वरीय अंश माना गया। मतलब मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि अराजकता की स्थिति में समाज को नियमित करने के लिए ईश्वर ने राजा नाम की रचना की। मतलब राजा में राजत्व का ईश्वरीय सिद्धांत की चर्चा है मनुस्मृति में। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि क्या राजा को स्वेच्छाचारी कहा गया है? मनुस्मृति में राजा को स्वेच्छाचारी कहा गया है? तो आपका जवाब होगा नहीं, राजा को स्वेच्छाचारी मनुस्मृति में नहीं कहा गया है। राजधर्म की कल्पना की गई है, उस राजधर्म को वहां पर दंड कहा गया है, राजधर्म को दंड कहा गया है। यह ध्यान रखना है कि दंड, आज भी भारत के संसद में दंड का प्रयोग हुआ है हाल फिलहाल के वर्षों में, मैं ज्यादा उस पर बोलना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझ ले कि दंड वहां पर कहा गया है। इस दंड का प्रयोग दो अर्थों में होता है। इस कुल मिलाकर के देखेंगे तो दंड का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। राज्य के जो 7 दुर्ग होते हैं, राज्य के जो स्तंभ होते हैं, उसमें चाणक्य ने, राज्य के 7 स्तंभ में भी चाणक्य ने जो चर्चा की है उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य के 7 अंग में सबसे पहला होता है राजा, दूसरा होता है अमात्य, राजा होता है, अमात्य होता है। आप लोग नोट कीजिए तो राजा सबसे पहला है, दूसरा अमात्य है, उसके बाद है जन, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद होता है कोष, जन दुर्ग कोष, और कोष के बाद आपने लिखा जन दुर्ग कोष के बाद सेना, सेना, और उसके बाद होता है मित्र। ये 4 को जरा आप 7 को जरा आप नोट कर लेंगे। कभी कभी भारतीय राजाओं पर आलोचना करने के समय कहा जाता है कि राज्य ही राजा है। फ्रांस के एक शासक होते थे, आई एम द स्टेट बोलते थे, आई एम द स्टेट, राज्य ही राजा है, मैं ही राज्य हूं। ऐसा कंसेप्ट भारतवर्ष में कभी नहीं था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंगों में से एक राजा लिखा। और अगर राज्य की परिभाषा को, गवर्नर की परिभाषा को भी आप आधार मानते हैं जो वेस्टर्न है, तो वहां पर भी राज्य की परिभाषा में एक प्रमुख तत्व सरकार का आता है।
तो राज्य का एक अंग राजा था, राजा राज्य नहीं था। और मनुस्मृति में भी राजा को ईश्वरीय अंश मानने के बावजूद भी एक अंग ही माना गया है। मतलब भारतीय चिंतन में स्वेच्छाचारी राजा का कभी उल्लेख नहीं है। भारतीय चिंतन में स्वेच्छाचारी राजा को अधार्मिक माना गया है, इसलिए मर्यादित राजा का भारतवर्ष में उल्लेख है। भारतीय चिंतन में उस राजधर्म से बंधे हुए राजा का उल्लेख है। भारतीय चिंतन में आप किसी ऐसे राजा का उल्लेख नहीं कर सकते, कोई अस्पष्ट प्रशंसा नहीं की गई जो स्वेच्छाचारी होता था, निरंकुश होता था। यद्यपि राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र होने के बावजूद भी भारतीय चिंतन में जो मर्यादित हैं, जो धर्म शास्त्र के अनुसार शासन करने वाले हैं, जो राजनीतिक आदर्शों के अनुसार शासन करने वाले राजा है, उसका उल्लेख है। तो अभी मैं बात कर रहा था मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में राजा को दंड युक्त माना गया है कि दंड के द्वारा राज करता है वह। दंड का मतलब सामान्य भाषा में समझ लेंगे राजधर्म, और यहाँ जो आप सेना समझ रहे हैं वहां पर समझ लेंगे दंड। और आजकल हम लोग दंड को जिस आधार पर समझ रहे हैं, तो न्याय करने की शक्ति, हम लोग उसको दंड के आधार पर समझ रहे हैं। तो दंड का एक उल्लेख आपने देखा कि यहाँ पर राजधर्म के तौर पर भी था, राजधर्म। और मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से जगह वर्णित है कि दंड, राजदंड कभी नहीं सोता, दंड कभी नहीं सोता है, वह हमेशा जागता रहता है, वह हमेशा देखता रहता है। मतलब मर्यादा के ऐसे नियमों से दंड का उल्लेख मनुस्मृति में हमको मिलता है। अब मनुस्मृति में यहाँ पर आपने देखा है कि राज्य के 7 अंग होते थे, और ये 7 अंग सातवाहन काल में भी प्रचलित ही थे। मतलब सातवाहन काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं मौर्य काल से जो आती हुई प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे अभिप्रेरित थी। शुंग काल से जो आती हुई अभिप्रेरित व्यवस्था थी उससे अभिप्रेरित थी। शुंग काल में जो व्यवस्था प्रचलित हो गई थी। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इस कालखंड में आपको देखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस महान प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की थी, उस महान प्रशासनिक प्रणाली के आधार पर ही सिर्फ सातवाहन काल तक ही नहीं, गुप्त काल तक भी हमारी प्रशासकीय व्यवस्था रही है। यद्यपि अशोक के कालखंड में धम्म महामात्र इत्यादि की नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उसको धार्मिक आवरण से परे अगर देखें तो एक स्थापित जो प्रशासनिक शैली थी, एक स्थापित जो प्रशासनिक तंत्र था, उसका आधार कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन पद्धति थी, जिसके पीछे में हजारों वर्षों का एक अनुभव छिपा हुआ था। हजारों वर्षों जो प्रशासनिक चिंतन की प्रक्रिया थी, उसका अंतिम परिणाम था हुआ। अब इसके बाद बढ़ते हैं, समाज में भी परिवर्तन हो रहे थे। देखिए, याज्ञवल्क्य का स्मृति के अनुसार भी राजा को चतुर्वर्ण की रक्षा करना था, और वहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था की भी रक्षा करना। तो दोनों को हम संयुक्त रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था एक ही साथ कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में चारों वर्णों की रक्षा की जाती थी, चारों वर्णों की, और उसके बाद साथ ही साथ चारों आश्रमों की रक्षा की जाती थी। मतलब ये दोनों वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी और आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी सातवाहन काल में। इसको भी ध्यान रखना है। एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा फोकस किया जाएगा कि उस समय समाज में व्यवस्था किस प्रकार की थी, विवाह की व्यवस्था की थी। देखिए, विवाह के जो 8 प्रकार होते हैं, वो 8 प्रकार उस समय भी प्रचलित थे, और 8 प्रकार में ऊपर के जो 4 होते हैं, जिनको आदर्श विवाह माना जाता है, उत्तम श्रेणी में रखा जाता है, वह चारों प्रकार उस समय प्रचलित थे। और निम्न भी चारों, जैसे कि निम्नतम श्रेणी में 4 विवाह थे, उसी तरह ठीक उसी प्रकार रह गए थे। लेकिन अनुलोम विवाह, ऊर्ध्वलोम विवाह के उदाहरण मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ उदाहरण इस तरह के हैं कि अंतरजातीय शादी भी हुई थी। ब्राह्मण वंशीय सातवाहन शासकों ने, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन शासकों ने कम से कम 2 बार 2 ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। 2 दृष्टांतों में अब्राह्मण से शादी की, जिसमें कि सबसे पहला एक नागनिका खुद थी, नागनिका खुद थी, और दूसरा रुद्रदामन की पुत्री। रुद्रदामन चूंकि शक था, और शक यवन जिसको क्षत्रप रुद्रदामन, और नागरिका चूंकि ब्राह्मण वंश की नहीं थी। तो आप उस समय देखेंगे कि उस समय जाति से परे, वर्ण से परे भी विवाह था, और इस तरह के समाज में उदारता की भावना थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह कुटुंब होती थी। कुटुंब मतलब का सामान्य तौर पर आप उसको परिवार समझ लेंगे, कुटुंब होती थी। आप लोगों ने भी सुधार पढ़ा होगा, द्वार चरितार्थ तो वसुधैव कुटुंबकम, वहां पर कुटुंब का अर्थ परिवार होता है। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। देखिए, वैदिक काल खंड से लेकर के अभी तक अगर आपसे पूछा जाए
कि भारतवर्ष में कौन सी परिवार की व्यवस्था रही, तो आप देंगे संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही भारतवर्ष में, तो पारिवारिक व्यवस्था थी। उसके बाद दो तीन चीजों का हमारे पास नगरीय प्रशासन करने के लिए, नगरीय प्रशासन के लिए महापौर या एक परिषद जिसको निगम कहा जाता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। निगम का उल्लेख मिलता है। और इसके पौर अथवा महापौर, पौर अथवा महापौर जो नगर के शासन के लिए उत्तरदायी होते थे, उसका भी सातवाहन काल में उल्लेख मिलता है। तो आप सातवाहन काल के शासन पद्धति को दो भागों में बांट सकते हैं, नगरीय शासन और ग्रामीण परिषद के शासन। ग्रामीण परिषद के जो शासन होते थे उसमें ग्राम सभा भी अनिवार्य रूप से होती थी, और ग्राम सभा से जो अनुगतियां आती थी, ग्राम सभा से जो निर्णय लिए जाते थे, उसमें कभी कभी राजदंडों का प्रयोग भी उल्लेखित मिलता है। मतलब राजा अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार ग्राम सभा से भी निर्णय ले सकता था, उससे भी सलाह ले सकता था। ये महत्वपूर्ण चीज थी उस समय में। अब उसके बाद हम देखेंगे कि उस जमाने की भाषा, उस समय की संस्कृति अथवा भाषा क्या थी। यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखिए, सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के शासक वैदिक धर्म एवं संस्कृति दोनों को ही प्रमुखता से मानते थे, दोनों को ही प्रमुखता से मानते थे। लेकिन उनकी भाषा प्राकृत थी, ये ध्यान रखना है, उनकी भाषा प्राकृत। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों की भाषा प्राकृत, ये ध्यान रखना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध के समय में महात्मा बुद्ध ने पाली को अपनाया, तो महात्मा बुद्ध ने पाली को जो अपनाया, तो महात्मा बुद्ध का कार्यक्षेत्र को देखेंगे आप। और उस समय वर्धमान महावीर ने प्राकृत को अपनाया था, तो जैन के क्षेत्र को देखेंगे। और दक्षिण भारत में वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य गए हैं कर्नाटक में, और सातवाहनों का जो प्रभाव क्षेत्र रहा, कृष्णा गोदावरी के बीच से लेकर के मध्य भारत तक का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो आप अनिवार्य रूप से देखते हैं कि वहां पर प्राकृत भाषा ही प्रचलित है। अब उसके बाद आप लोगों को एक चीज और समझना है कि प्राकृत भाषा की जो सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक पुस्तक मानी जाती है गाथा सप्तशती, उसकी रचना हाल ने की थी। और कभी प्रश्न पूछे कि यह हाल की रचना, यह हाल की जो गाथा सप्तशती है, जो प्राकृत भाषा का एक मुक्तक काव्य खंड है, मुक्तक। और इसका शैली क्या है या रस क्या है, तो आप जवाब देंगे श्रृंगार शैली, श्रृंगार रस पर आधारित किया करता है। एक चीज मतलब कि हाल सातवाहन वंश के प्रमुख शासक रहे हैं, लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रमुख रहे हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि इसी समय, हाल के समय में ही एक और पुस्तक लिखी गई थी जो गुणाढ्य ने जिसकी रचना की थी, और सबसे महत्वपूर्ण उसी समय सर्ववर्मन ने एक पुस्तक और लिखा था जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी, कातंत्र। ये कातंत्र जो पुस्तक थी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। आप लोगों को थोड़ा सा आनंद लगे इसके लिए बता रहा हूं कि इससे पहले पाणिनि की भी जो पुस्तक आई थी संस्कृत व्याकरण पर, पतंजलि की भी पुस्तक आई थी, लेकिन दोनों पुस्तकों में ऐतिहासिक अन्य विषयों का भी उल्लेख है। लेकिन आजकल जैसे व्याकरण आपको पढ़ते हैं तो उसमें कातंत्र का ही उल्लेख है। अब देखेंगे उस सातवाहन वंश के शासन काल में जो हमारे पास सिक्के वगैरह ढाले जाते थे, उसका क्या सिस्टम था, क्या सिक्के, किस प्रकार के सिक्के का उल्लेख मिलता है। देखिए वहां पर तीन प्रकार, वहां पर जो मैं बात करूं तो उनके शासन काल में जो सिक्के का प्रमुख उल्लेख होता है, तो सोने के सिक्के का उल्लेख होता है। सोने के सिक्के के बाद चांदी के सिक्के का उल्लेख होता है। चांदी के सिक्के के बाद वहां पर एक महत्वपूर्ण चीज थी, शीशे के सिक्के का उल्लेख होता है, तांबे के सिक्के का उल्लेख होता है, तांबे के सिक्के का उल्लेख होता है। ये शीशे के सिक्के की जो इसका पोटनी नाम दिया गया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि शीशे के सिक्के बनाने की जो ये कला थी वो सातवाहन कालखंड में ही विकसित हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि धातु विज्ञान भी सातवाहन के कालखंड में धातु विज्ञान भी कमतर न था, बल्कि विकसित होने की स्थिति में ही था। विकासमान प्रक्रिया जो मौर्य काल से स्टार्ट हो गई थी वह सातवाहन काल तक बढ़ती ही जा रही थी। मतलब भारत का, प्राचीन भारत का जो वैज्ञानिक या धातु कर्म की जो कला थी
वह मौर्य काल से विकसित होकर के सातवाहन कालखंड आते आते और भी अधिक विकसित हो गई थी। जैसे जैसे धातु विज्ञान बढ़ता जाता है ऐतिहासिक संदर्भ में, वहां पर विभिन्न प्रकार के व्यापारी वर्ग का उदय होता जाता है। व्यापारी वर्ग का उदय होता है। मानवीय आवश्यकताएं, साधनों की प्रचुरता अथवा अभाव, मानवीय जरूरतें, धातु विज्ञान, बढ़ती हुई आकांक्षाएं, सामाजिक परिस्थितियां इत्यादि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके फलस्वरूप समाज में वर्णों का उदय होता है। ये वर्ण पेशेगत होते हैं और सातवाहन कालखंड में भी जो पेशेगत वर्ण है उनका उदय हो रहा है। सातवाहन कालखंड में जो पेशेगत वर्ण है उसमें से कुछ को आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप, सबसे पहले एक विशेष वर्ण के तौर पर आता था धनिक वर्ग। धानिक वर्ग, जिस वर्ग का मतलब था धान का व्यापार करना। ये कुछ और कालखंड में वर्तमान में भी ये वर्ग पाया जाता है, धानिक वर्ग। धानिक वर्ग के बाद दूसरा जो एक वर्ग आता था वो कुंभकार वर्ग। इस वर्ग को आप तो समझते होंगे। कुंभकार का मतलब क्या होता है? कुंभकार का मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। एक और वर्ग का उल्लेख मिलता है तिल पिसक वर्ग। तिल पिसक वर्ग, देखिए बहुत वर्गों के उल्लेख है लेकिन मैं सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जरूरी है उस पर चर्चा कर दूंगा। तिल पिसक वर्ग का मतलब होता था तेली उस समय। तेल पिसक वर्ग का मतलब होता था कि जो तेल पीसने वाला वर्ग था, तेलों का वर्ग करता था। एक वर्ग का उल्लेख आता है गौंधिक वर्ग। गौंधिक वर्ग, इसको भी देखेंगे। गौंधिक वर्ग, गौंधिक वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत कई काम होते थे। सुगंधित द्रव्य, सुगंधित फूलों, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित फूलों, और उसके बाद मैं बताऊं कि मधु, मधु का क्रय विक्रय करने वाला। मधु तो आप लोग समझते होंगे, मधु का क्रय विक्रय करने वाला जो आता था वो गौंधिक वर्ग के अंतर्गत आता था। एक और वर्ग आपके पास में है कोलिका निकाय वर्ग। कोलिका निकाय वर्ग, इसको थोड़ा आप लोग इतिहास के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। यह कौलिक वर्ग, कौलिक वर्ग, ये कौलिक वर्ग जो होता था ना वो बुनकरों का वर्ग होता था। बुनकरों का वर्ग होता था। व्यापारियों के समूह को उस समय सार्थवाह कहते थे, ये भी ध्यान रखना है। व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहते थे। और प्रमुख विद्वान लोगों की जो एक सभा होती थी या व्यापारियों की जो सभा होती थी जो प्रबुद्ध रूप से होते थे, तो उसके लिए वहां पर सृष्टि का उल्लेख किया गया है। सृष्टि का उल्लेख किया गया है। सृष्टि का अर्थ आप ले सकते हैं कि विद्वानों का कोई समूह होगा, विद्युत जनों का समूह होगा या बड़े बड़े व्यापारियों का समूह होगा। सृष्टि, क्योंकि सृष्टियों का उल्लेख 2-3 बार आता है। सृष्टियों के और कई जो साहित्यिक उद्धरण है उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि सृष्टि जो समूह थी उसमें व्यापारी भी शामिल होते थे, विद्युजन भी शामिल होते थे, क्योंकि उसमें उस समाज में सूद पर देने की, ब्याज पर पैसा देने की परंपरा भी विकसित हो रही थी। और ब्याज पर पैसा देने की परंपरा उसी से विकसित हो सकती है जब अभाव बहुत ज्यादा हो। अभाव का हमारे पास बहुत ज्यादा चित्रण मिलता नहीं है तो व्यापार की महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। अब चीज आप लोगों को थोड़ी और इसमें सातवाहन कालखंड में आपने देखा कि वहां पर विभिन्न प्रकार के पेशेगत वर्ण बन रहे थे समाज में, और वहां पर एक जगह उल्लेख है कि सातवाहन शासकों ने विभिन्न प्रकार के वर्णों को हटाया। तो विभिन्न प्रकार के वर्णों का जो अभिप्राय यहाँ पर आप लोग समझेंगे, जो वर्ण संकर जो जातियां थी, तो वर्ण संकर जातियों का उन्होंने उन्मूलन नहीं किया, बल्कि समाज की जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्णाश्रम व्यवस्था में उसको सन्निहित कर लिया गया। ये सातवाहन कालखंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। सातवाहन कालखंड जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कालखंड है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए इस कक्षा को यहीं तक रहने देते हैं और सातवाहन के कालखंड से जितने भी क्वेश्चन होंगे शायद आप लोग उसको कवर कर लेंगे। और इससे पहले की जो लगातार हमारे मौर्य काल से लेकर के अन्य वीडियोज हैं उसको आप लोग देखते रहे, ताकि क्रम में देखने के बाद ही आपको प्राचीन इतिहास आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।